हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, जिसका इंट्रोडक्शन में दिया था प्रीवियस वीडियो में। यानी कि आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो में हमने गवर्नमेंट डेट को कवर किया था। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी ऊपर जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आप ये वाली वीडियो जो है ना काफी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉइंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 3 वो क्या है, फिजिकल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट डेट। तो फिजिकल पॉलिसी को तो मैं पिछली कुछ वीडियोस में कवर करवा ही चुका हूं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट डेट क्या होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट कर्ज लेती है ना, ठीक है, वो किस किस तरीके से लेती है। कुछ फॉर्म्स बाकी भी थे जो आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, 2 फॉर्म्स हैं। उसके अलावा और कौन कौन से इंपैक्ट पड़ते हैं गवर्नमेंट डेट की वजह से, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर, है ना। यानी कि ये हमारी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। और नुकसान उन लोगों का होगा जिन लोगों ने तक पिछली वीडियो ना देखी हो। और हमेशा ये बात बोलता हूं, और किसी भी सीरीज की किसी भी प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो, ठीक है। इसलिए वो बनाई जाती है ताकि हर एक जो टॉपिक है वो आपका सीरीज वाइज ही कंप्लीट होता है, टॉपिक वाइज ही होता चला जाए, ठीक है। और खासकर ये बात जरूर ध्यान रखा करो, हो सकता है आपने कुछ वीडियो स्किप कर दी हो, बट लेसन्स की जो वीडियोस है ना वो पक्का सीरीज वाइज देखा करो। अब आगे समझते हैं। तो ई था हमारे पास, एक ई पॉइंट है। आपको याद होगा जब मैं बात कर रहा था फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेट की, वहां पे मैंने 4 पॉइंट यानी कि ABCD 4 फॉर्म्स जो है वो पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो फिफ्थ जो गवर्नमेंट का डेट का तरीका है वो क्या है, फॉरेन करेंसी डेट। अब ये फॉरेन करेंसी डेट क्या है वो समझते हैं। तो इंडिया ओकेजनली टैप्स इनटू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स बाय इशूइंग फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड डेट। यानी कहीं ना कहीं इंडिया जो है, जब हमारी कंट्री के रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जाता है और वहां से डेट लेने की कोशिश करता है, यानी कि वहां से बोरोइंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉरेन करेंसी डेट। तो स्ट्रेटजी अलाउज द गवर्नमेंट टू डाइवर्सिफाई इट्स सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड मैनेजिंग करेंसी रिस्क। तो जो ये स्ट्रेटजी है ये गवर्नमेंट को अलाउ करती है कि डाइवर्सिफाई इट्स सोर्सेज, कि वो अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सके। क्योंकि देखो उधार, मैंने पहले ही बताया था, अगर उधार सिर्फ एक जगह से लिया जाए तो बर्डन ज्यादा पड़ता है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे या फिर उस बैंक पे, ठीक है। लेकिन अगर उधार को भी हम डाइवर्सिफाई कर दें, है ना, जैसे होता नहीं है कई बार कि कुछ लोगों को जैसे उधार लेने की हैबिट होती है, वो कुछ पैसे ले लेंगे ए दोस्त से, कुछ ले लेंगे दूसरे दोस्त से, कुछ तीसरे से, कुछ चौथे से, डाइवर्सिफाई कर रखा होता है पूरे उधार को, ताकि पूरे दिन फोन बजते रहे। कभी राम फोन करेगा भाई मेरे पैसे कब दे रहा है, कभी श्याम फोन करेगा मेरे पैसे कब दे रहा है ना, इस तरीके से। तो ये चीज है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी अपने डाइवर्सिफाई को, अपने डेट को डाइवर्सिफाई करके चलती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है वो तो मैं मजाक में बोल रहा था, मैनेजिंग करेंसी रिस्क। जो करेंसी रिस्क है ना वो भी क्या होता है, मैनेज हो जाता है यहाँ पे। तो हाउएवर इट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज और है, एक चीज की रिक्वायरमेंट इसके अंदर, वो क्या, केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का ध्यान रखना जाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब जिनको नहीं पता बता देता हूं भाई, एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि एक कंट्री की करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी से किस रेट पे एक्सचेंज की जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं, है ना, कि $1 की वैल्यू जो है वो 85 है ना। मतलब आपको कैसे पता, अरे भाई मैं चेक करता रहता हूँ ना, अब तो पेमेंट भी आने लगी डॉलर्स में तो मजा आता है चेक करने में, ठीक है। तो $1 की वैल्यू मान लो कितनी है, 85 रुपीज है। अब जितनी फालतू होगी उतना कमाने मजा आएगा मुझे, ठीक है, उतना फालतू एडसेंस रेवेन्यू जनरेट होगा। तो $1 मान लेते हैं हमारा किसके बराबर है, 85 के बराबर है, ठीक है। तो ये $1 जो है ना 85 के इक्वल है। इसी को पता है क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज रेट। तो इसको ध्यान में रखा जाना भी क्या होता है, काफी इंपोर्टेंट होता है जब हम इस यानी कि फॉरेन करेंसी डेट को यूज करते हैं। तो एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स एंड एसोसिएटेड इंप्लीकेशन, साथ में हमें प्रभाव भी समझना पड़ता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फॉर डेट सर्विसिंग कॉस्ट में, कि जो हम डेट के ऊपर जो हम डेट लेते हैं उसे कॉस्ट के ऊपर। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ आखिरी पॉइंट, है ना, यानी कि लास्ट पॉइंट हमारे पास ये, किस चीज का, गवर्नमेंट की फॉर्म ऑफ डेट का। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स वेयर नो पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड। तो जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जहां पे कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पे नहीं होता। अब जिनको नहीं पता बता देता हूं भाई, पीरियोडिक इंटरेस्ट पे का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपने कहीं से 1 लाख रुपए लिए, ठीक है, आपने भाई 1 लाख उधार ले लिया,
अब आपने 1 लाख उधार तो लिया, उसने बोला भाई हम 1 लाख पे 10% कम से कम क्या लेंगे, इंटरेस्ट रेट लेंगे। और जब 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है, और ये मान लेता हूं मैं, चलो ये तो मैंने एनुअली बात कर ली, सपोज करो कि मंथ में आपको सिर्फ 1% इंटरेस्ट देना है, तो 1 लाख का इंटरेस्ट 1% कितना बनेगा? जिनको नहीं निकालना था उनको सिखाया था, जिनकी मैथ बहुत वीक है ना, पता नहीं कहां से कॉलेज पहुंच गई है, ठीक है। तो भाई 1 लाख का 1% बनेगा 1000 रुपए, और कैसे निकालना? 1% परसेंटेज की बटे में क्या आएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया? 1000। तो जो 1000 इंटरेस्ट है वो उसे हर महीने पे करना पड़ेगा, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट पे करे चाहे ना पे करे। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक इंटरेस्ट को पे करना। तो वही चीज यहां पे है कि जीरो कूपन बॉन्ड में गवर्नमेंट को कभी भी कोई भी पीरियोडिक अमाउंट, पीरियोडिक इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो फॉर आर अनदर इंस्ट्रूमेंट, तो ये एक और इंस्ट्रूमेंट बन जाता है इन इंडियाज डेट पोर्टफोलियो, इंडिया की डेट पोर्टफोलियो के, यानी कि उधार लेने का एक और जरिया बन जाता है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू देयर फेस वैल्यू, इसको कहीं ना कहीं हम इशू करते हैं डिस्काउंट पे टू देयर फेस वैल्यू, एंड डिफरेंस रिप्रेजेंट द इम्प्लाइड इंटरेस्ट, और डिफरेंस किसका पड़ता है? जो भी इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसका। तो दे प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद अ फाइनेंसिंग ऑप्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग ऑप्शन का एक ऐसा सिस्टम बन चुका होता है जहां पे गवर्नमेंट को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक बार बताता हूं, जब भी कोई पर्सन रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बर्डन आता है रेगुलर इंटरेस्ट पे करने का, क्योंकि अब उसे हर महीने जो है इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चीज नहीं होती। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि उसे कोई भी फिक्स बर्डन नहीं चाहिए अपने ऊपर, तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके की डेट सिस्टम को यूज करके उधार ले सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। वो चीज हो गई। अब समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट। अब एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है, वो डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट और बहुत अच्छे टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो नोट क्या है हमारे पास यहाँ पे? तो चॉइस ऑफ दीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिफ्लेक्ट द इंडियाज कमिटमेंट टू अ प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो जब गवर्नमेंट जो है वो इन अलग अलग डेट इंस्ट्रूमेंट को चूज करती है उधार लेने के लिए, वो ये सिखाता है कि जो इंडिया है वहां पे डेट मैनेजमेंट के लिए कितने अच्छी तरीके से हम जो है अपने डेट को मैनेज करते हैं। मतलब इंडिया की कमिटमेंट को शो करता है टू प्रूडेंट डेट मैनेजमेंट, कि डेट को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो एंड बैलेंसिंग द नीड फॉर फिजिकल स्टिमुलस, और कहीं ना कहीं क्योंकि देखो डेट लेना जो है वो जो जरूरत किसकी पड़ती है? फिजिकल सिस्टम की। तो फिजिकल स्टिमुलस के लिए, यानी कि फिजिकल चेंजेस के लिए, इस चीज में हम यहाँ पे जरूरी भी समझ डेट लेना, और ये बैलेंस भी बनाता है इस चीज का विद इंपरेटिव ऑफ मेंटेनिंग डेट सस्टेनेबिलिटी। और यही नहीं, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हम जो है डेट को मैनेज भी कर पाते हैं, मेंटेन भी कर पाते हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा आरबीआई है, वो यहाँ प्ले करता है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग गवर्नमेंट डेट। क्योंकि आरबीआई जो है वो क्या है? सेंट्रल बैंक। तो इसका मेन काम होता है यहाँ पे गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करना, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी इंस्टीट्यूशन का जो है गवर्नमेंट डेट को मैनेज करने में, तो वो कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और यही नहीं, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प भी करता है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आरबीआई का जो रोल है वो मॉनेटरी पॉलिसी चलाने में तो है ही, क्योंकि वहां पे मेन कंट्रोल किसका होता है? आरबीआई का। क्यों? क्योंकि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करके मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक को स्टेबलाइज करती है। लेकिन अब हमने एक चीज को समझ लिया, क्या? कि फिजिकल पॉलिसी के टाइम पे भी आरबीआई का इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी के अंदर एक टॉपिक आता है डेट मैनेजमेंट, जहां पे आरबीआई का क्रूशियल रोल देखने को मिलता है। फिर अगला पॉइंट क्या आया? अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेट। हम जो यहाँ पे समझेंगे वो क्या समझेंगे? डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डेट, अलग फॉर्म गवर्नमेंट डेट के इन इंडिया इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स। और ये किनके लिए जरूरी है? पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी जब बनाएंगे, जब उन्हें पता होगा कि डेट को इंडिया के अंदर किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है फिजिकल पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा इन्वेस्टर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। भाई कोई भी कंट्री जो है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी दूसरी कंट्री, कोई दूसरा इंडिविजुअल जब किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेता है कि भाई वो कंट्री किस तरह की है, डेट कैसा है उसका। सपोज करो अगर मैं एक समझदार इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, एक सिंगल समझदार इंडिविजुअल इन्वेस्टर की, ठीक है, तो वो जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, सपोज करो मैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अपना पैसा लगाना चाहता हूं, इक्विटीज के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो क्या मैं उसके बारे में जानकारी नहीं निकालूंगा कि रिलायंस इंडस्ट्री पे किस तरह के लोन चल रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म लोन है, कितना शॉर्ट टर्म लोन है, कितनी एसेट्स है सॉरी लाइबिलिटीज को कितनी जल्दी वो कवर कर सकती है। जब तक मुझे सब चीजें पता नहीं होंगी, क्या मैं वहां पे इन्वेस्ट कर पाऊंगा अच्छे तरीके से? नहीं, क्योंकि आइडियल इन्वेस्टर की सोच ये होती है, आइडियल इन्वेस्टर वो कैसे होता है? अगर आप सोचते हो रैशनल इन्वेस्टर,
वो जब तक सब कुछ देख नहीं लेता डिटेल में, जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करता है। एंड द पब्लिक, और पब्लिक भी क्या है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक को ही पता होना चाहिए कि उनका पैसा जो है, उनका जो टैक्स जो है उसको यूज कहां पे किया जा रहा है। तो डाइवर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेट जो है वो समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए हो, चाहे वो पब्लिक के लिए हो। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, रीजंस फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि गवर्नमेंट को क्या जरूरत है उधार लेने की, है ना? क्यों चाहिए गवर्नमेंट को उधार, क्या नीड है गवर्नमेंट के बोरोइंग की? थोड़ा सा आप सोचो, फिर आपको डिफाइन करता हूं कि भाई गवर्नमेंट का जो उधार लेने का मेन मोटिव होता है कि कई बार क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन के अंदर फंस जाती है, या तो रिसेशन के अंदर या फिर डाउन टर्न्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, लोन लेने का। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को यूज करनी पड़ती है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। और जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी तो उसमें दो काम सबसे ज्यादा करती है गवर्नमेंट। एक मिनट वेट कर लेना, फिर समझाऊंगा, एक मिनट पानी पी के आता हूं, फिर देखते हैं। तो चलो, मैं बात कर रहा था रीजंस फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग की। तो अगर मैं इस पॉइंट के अंदर बात कर रहा था तो मैंने इस पॉइंट पर ये समझाया कि गवर्नमेंट को जो है वो बोरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पहला पॉइंट क्या आया कि भाई जब भी इकोनॉमी में डाउन टर्न्स आएंगे, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, तो गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी किस चीज की? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की। यानी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को वापस ग्रो करवाने के लिए, रिकवर करने के लिए एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करेगी। और जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी यूज करती है तो वहां पे जो गवर्नमेंट है वो दो चीजें करती है। एक तो पहली बात अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाएगी ताकि इकोनॉमी को वापस रिकवर किया जा सके। दूसरा एक काम और करेगी, वो क्या? कि जो टैक्स रेट है कट कर देगी। अब सोच के देखो गवर्नमेंट यहाँ पे कर क्या रही है। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और रिवेन्यू कम कर रही है। तो भाई टैक्स रेट कम करने का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट रिवेन्यू कम कर रही है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा तो भाई बोरो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर ये जितने भी हमने फॉर्म्स देखे उनसे, या फिर गवर्नमेंट जाएगी इंटरनेशनल तरीके से, मतलब जाएगी आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, वहां से पैसा लेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रीजन कि जब भी इकोनॉमी डाउन टाउन्स में या फिर रिसेशन में फंस जाती है तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट को वहां से रिकवर करना है तो गवर्नमेंट जो है बोरो करती है अमाउंट को, ताकि वो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को यूज कर सके। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। इकोनॉमी में होता क्या है, कई बार है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो लगातार आते रहते हैं दोनों लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे भी। आजकल देखो आप, हेल्थ के लेवल पे जो है अलग टाइप की बीमारियां चल रही है। बीच में कोविड-19 आया, ठीक है, तो कोविड-19 तो इकोनॉमिकली रिसेशन भी लेके आया, तो वहां पे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी होगी उधार पे। दूसरा, जब हेल्थ केयर सिस्टम, हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, तो जब नई नई बीमारियां आती हैं तो उनका नया नया इलाज ढूंढना पड़ता है। और जब भी गवर्नमेंट नया नया इलाज ढूंढेगी, यानी कि नए नए इक्विपमेंट्स यूज करेगी, ठीक है, नए नए हेल्थ केयर सिस्टम बनाएगी, मशीनरीज बनाएंगी, तो ऐसे केस में पैसा तो चाहिए, तो उस केस में गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है। और यही नहीं, जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात आती है तो वहां पे पैसा चाहिए, तो उस केस में भी गवर्नमेंट को जो है उधार लेना पड़ता है टेक्नोलॉजी को बार बार एडवांस करने के लिए। तो हो गए दो रीजंस। तीसरा रीजन हम सबको पता है कि जब भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम होता है तब गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है। तो अगर नॉर्मल केसेस में भी, यानी कि पहले पॉइंट हमने बात करी रिसेशन के बारे में, फिर हमने देखा टेक्नोलॉजिकल और हेल्थ केयर सिस्टम के एडवांसमेंट के बारे में, फिर हमने एक पॉइंट यहाँ पे क्या देखा कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम है लेकिन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट खर्चा बहुत ज्यादा कर रही है लेकिन पैसा उस अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो बिना उधार लिए गवर्नमेंट जो है उस खर्चे को कंप्लीट नहीं कर सकती। तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गवर्नमेंट के उधार लेने का। तो ये कुछ हमारे मेन पॉइंट आए, रीजंस आए गवर्नमेंट की बोरोइंग के। और यही नहीं, इसके अलावा एक पॉइंट और है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी कोई भी इकोनॉमी जो है ग्रो हो, चाहे मैं बात करूं इंडिया की बात करूं, अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करे तो ग्रो करने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसा खर्च किए हुए आप चीजों को, आउटपुट लेवल को बढ़ा नहीं सकते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर सकते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करके दे सकते। तो जब कोई सारी चीजें करनी है इकोनॉमी के लिए, कंट्री को अच्छा बनाना है, और यही नहीं, जो पब्लिक फैसिलिटीज है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ठीक है, फिर बेसिक नीड्स हो, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब भी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को ओवरऑल डेवलप करना है तो अभी पैसा चाहिए, ठीक है, तो और उस पैसे, अब वो पैसा हो सकता है कि या तो टैक्स के थ्रू आएगा, पर अगर मान लो टैक्स के थ्रू नहीं आ रहा है, खर्चे अभी कंप्लीट नहीं हो रहे, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उधार लेती है, तो वो भी एक तरीका बनता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के उधार लेने का, रीजन बनता है गवर्नमेंट के उधार लेने का। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे कि जहां पे ये रीजंस बने गवर्नमेंट की बोरोइंग की, गवर्नमेंट जो पैसा बोरो क्यों करती है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो क्या होता है, इंप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट डेट।
अब ये इम्प्लीकेशंस क्या है गवर्नमेंट के डेट के? अब गवर्नमेंट ने डेट तो ले लिया भाई, उसके प्रभाव भी तो पड़ेंगे इकोनॉमी के ऊपर। तो पॉजिटिव तो चीजें अलग है, पहले नेगेटिव चीज समझ लेते हैं। जब भी गवर्नमेंट जो है वो एक्सेसिवली उधार लेती है, तो ऐसे कैसे हमने एक चीज देखा था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, आपको समझाया था मैंने पिछली वीडियो में। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या था कि जब गवर्नमेंट लगातार उधार लेती रहती है, एक्सटेंसिवली बोरोइंग करती है, ऐसे केसेस में इंटरेस्ट रेट लगातार क्या होते जाते हैं, हाई होते चले जाते हैं। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट जो है उधार ले रही है जनरली पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनके लिए उधार मिलना मुश्किल हो जाता है। तो और इंटरेस्ट रेट भी काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से अगर उन्हें कैपिटल मार्केट से लेनी है तो उसकी कॉस्ट भी महंगी पड़ेगी। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है या फिर ऑलमोस्ट जो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये एक हमारा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के एक्सटेंसिवली बोरो करने का। यही नहीं, दूसरा रीजन क्या बनता है कि अगर कोई गवर्नमेंट बार बार डिपेंडेंट है सिर्फ किस चीज के ऊपर, उधार के ऊपर या फिर बोरोइंग के ऊपर, तो ऐसी कंट्री की इकोनॉमी को हम खराब इकोनॉमी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेन नहीं है, उन्हें बार बार जो है लोन लेना पड़ रहा है, हमेशा डिपेंडेंट है दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ। जब वो पैसा देंगे तब वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी कंट्री को रन कर पाएगी। तो वो कहीं ना कहीं जो हम बोलते हैं ना क्रेडिट वर्थीनेस, वो खत्म हो जाती है उस कंट्री की। तो ये कुछ इंप्लीकेशन होते हैं जब गवर्नमेंट जो है उधार लेती है, डेट लेती है, वो भी एक्सटेंसिवली, क्योंकि लिमिट में लेती तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिमिट क्रॉस हो सके तो दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मैनेजिंग गवर्नमेंट डेट, कि भाई डेट को मैनेज भी किया जाना चाहिए, कि डेट हमने एक बार ले तो लिया, क्या वो डेट जो है वो सही कामों में खर्च हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपने जिस भी चीज के लिए पैसा लिया है, चाहे आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए पैसा लिया है, हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत करने के लिए पैसा लिया है, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए पैसा लिया है, ठीक है, या फिर पब्लिक फैसिलिटीज को और अच्छा करने के लिए पैसा लिया है, तो क्या वो पैसा उन चीजों में खर्च हो भी रहा है या नहीं खर्च हो रहा, वो हमारा किसका पॉइंट बनता है, मैनेजिंग गवर्नमेंट डेट, कि डेट जो मैनेज भी करने आनी चाहिए। दूसरी बात, डेट को जितनी जल्दी हो सके या तो रोल ओवर करना आना चाहिए या फिर उसे खत्म करना भी आना चाहिए। और वो खत्म कैसे होगा? जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक यूटिलिटीज को एक्सपेंड करके वहां से रिवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी। तो जब भी गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट अगर उस उधार को चुका लेती है तो उससे कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की क्रेडिट वर्थीनेस बनी रहेगी, जिसके जरिए फ्यूचर में लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है, अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की बात भी करता हूं तो आप कैसे पर्सन को लोन दोगे? ऐसा पर्सन जो लेके भूल जाता है या ऐसे पर्सन को जो लेके दूसरे टाइम पे बोला उसमें वापस दे देता है? ऐसे पर्सन को दोगे जो कम से कम लेके तुरंत वापस कर देता है, यानी कि जो भी टाइम पे मांगा है, जिस भी टाइम पे पैसा मांगा है उसको तुरंत वापस कर देता है। क्योंकि ऐसे की जो इमेज होती है ना सोसाइटी के अंदर काफी अच्छी होती है, तो उसे इजीली लोन जो है अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो बाकी पर्सन है जिन्होंने अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर रखा होता है या फिर उनके अंदर क्रेडिट वर्थीनेस नहीं होती या फिर उनको लोग मानते ही नहीं कि भाई इसको पैसे देना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है वो लेके भूल जाता है। तो ऐसे केसेस में ना, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं? मैनेजिंग गवर्नमेंट डेट की, कि डेट जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज किया जाना बहुत जरूरी है, और जो कि होता भी है क्योंकि हमारी कंट्री में ये काम आरबीआई खुद करती है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम होता है हमारी डेट को मैनेज करना अच्छे तरीके से। इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट आता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो, कि भाई डेट कितना है और डेट का जीडीपी से क्या रिलेशन है, जीडीपी से क्या रेशियो है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम उधार ले रहे हैं, लॉजिक वाली बात है, हमारा जीडीपी भी राइज करना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा उधार ले उसे खर्च करेंगे कंट्री के डेवलपमेंट में, और कंट्री की डेवलपमेंट को दिखाता कौन है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर जीडीपी बढ़ रहा है डेट के साथ साथ, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जो पैसा लिया था वो सही में यूजफुल मायने में जो है हम खर्च कर रहे हैं, जिसके जरिए हमारी कंट्री जो है वो ग्रो भी कर रही है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि आपने डेट लिया बट आपने कंट्री की ग्रोथ में खर्च किया, एसेट्स में इन्वेस्ट किया। इसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये भी है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं हम लोग जो पास्ट बात करते हैं तो हमने पास्ट में भी काफी बार डेट यहाँ पे लिया, उधार लिया। ये नहीं कि डेट पे हम आज ही डिपेंडेंट है, डेट पे हम पहले भी डिपेंडेंट थे। अगर आप आज समझो, आज भी अगर मैं बात करता हूँ, बस अगर मैं किसी सिंपल इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात छोड़ देते हैं, तो उधार जो है वो सब लेते आए हैं, है ना। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को देखोगे, दादा परदादा को, वो भी उधार लेते आए हैं, पिताजी देखोगे वो भी, पर वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से उधार ले रहे हो, ठीक है, किस काम के लिए उधार ले रहे हो और आपने कितने दिनों से क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अरे भाई बड़े बड़े बिजनेसमैन को उधार लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है ये समझना भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि उधार लेने का मोटिव क्या है, ठीक है। और सेवंथ पॉइंट क्या आता है? सोवरेन डेट क्राइसिस। कई बार डेट क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब डेट क्राइसिस का मतलब क्या है कि भाई कई बार जो है आदमी जो है वो कर्ज के जाल में फंस भी जाता है,
ठीक है। वो भी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करूं डेट क्राइसिस की, तो हम लोग जब भी डेट क्राइसिस फंसते हैं, कैसे फंसते हैं सिस्टम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कि मान लो सपोज करो किसी कंट्री ने कहीं से उधार लिया, अब कंट्री ने कहीं से भी उधार लिया, हो सकता है वो कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकता है आरबीआई हो। अब एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कंट्री ने, हमारी इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से उधार ले लिया, कोई भी एक्स अमाउंट उधार ले लिया। अब वो जो कंट्री है, मतलब वो जो वर्ल्ड बैंक है, उस कंट्री को फ्री में तो उधार देगा नहीं, इंडिया को फ्री में उधार नहीं दिया होगा, बदले में क्या लेगा, ब्याज यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उनका, एक जो हमें पे करना पड़ेगा। और ऐसे में होता क्या है कि जनरली जब हम उधार ज्यादा लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी ज्यादा भरना पड़ेगा। तो हमारी इनकम का, यानी कि हमारा जो मेन सोर्स है, गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है रिवेन्यू का, उसका मैक्सिमम पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे के ऊपर ब्याज, यानी कि जो उधार ले रखा है उसका इंटरेस्ट देने में निकल जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने जो है वो उधार बहुत पहले लिया था, लेकिन आज भी हमारी इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट, एक अच्छा खासा पोर्शन सिर्फ उस उधार का इंटरेस्ट देने में निकल जाएगा। वो जो बोरो किया हुआ अमाउंट है उसका इंटरेस्ट देने में निकल जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री किस में फंसाएगा, डेट क्राइसिस के अंदर। और अगर फर्दर और हमने बोरो किया तो और फालतू इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को अपनी रिवेन्यू का, अपनी टैक्स रिवेन्यू का मैक्सिमम अमाउंट जो है, कुछ पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं जो है कहाँ देना पड़ेगा, डेट को चुकाने में देना पड़ेगा। कुछ डेट का अमाउंट चुकाने में और कुछ उसका इंटरेस्ट देने में। लेकिन एक बात ये भी समझते हैं, पर इसका अल्टीमेटली बर्डन पड़ेगा किसके ऊपर, जो भी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, है ना। क्योंकि भाई गवर्नमेंट का रिवेन्यू का मेन सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स क्या है, टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स का जो रेट है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, लगातार ऊपर जाता रहेगा, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए लगातार बर्डन बनता रहेगा। आजकल आप देखो क्या हो रहा है मिडिल क्लास के साथ, यही तो हो रहा है। जीएसटी ने मार रखा है, हर चीज पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, हर जगह इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी तो हर चीज पे लग रही है, तो एजुकेशन तक पे क्या लगा दिया, जीएसटी लगा दिया। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेट को लगातार जो है इंक्रीज करी है, या फिर मल्टीपल टैक्सेशन पॉलिसी यूज करी है, जिसके चक्कर में जो मिडिल क्लास वगैरह वाले जो लोग हैं वो लगातार टैक्स के बर्डन के अंदर आते जा रहे हैं। उसके अलावा सिर्फ उन्होंने ये कर दिया है, टैक्स स्लैब चेंज किया है करंट के बजट में। लेकिन भाई इनकम टैक्स जो है वो, इनकम टैक्स के स्लैब चेंज करने से ज्यादा चीजें जो है नहीं बदलेंगी। क्यों नहीं बदलेंगी, क्योंकि इनकम टैक्स भरते ही बहुत कम लोग हैं। हमारे देश में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर आते हैं, उसमें से भी 5 जो है करोड़ लोग वो ऑलमोस्ट जीरो टैक्स दिखा के निकल जाते हैं। सिर्फ 3 करोड़ लोग जो है ऑलमोस्ट जो है टैक्स भरते हैं, इतनी बड़ी आबादी के अंदर। तो सोचो टैक्स स्लैब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इंडायरेक्ट टैक्स को चेंज करने से। तो ये सब क्या है, डेट क्राइसिस है, जिसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी या पूरी कंट्री पे पड़ता है। अब आता है हमारा 8th पॉइंट। वो अब ये 8th पॉइंट क्या है, यह फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। शायद वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, अब समझते हैं फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर में चैलेंज क्या आएगा, अपॉर्चुनिटी क्या आएगी। अपॉर्चुनिटीज ये है कि भाई डेट लिया है आपने, तो अगर आपने डेट जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में लगाया है, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा किया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, लोगों को जॉब प्रोवाइड करी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है, ठीक है, और जो पब्लिक फैसिलिटीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड शेल्टर एंड हाउसिंग, वो सब प्रोवाइड करने में खर्चा किया है। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं जो खर्चा हुआ है, ठीक है, उसका वो जो है वो अपॉर्चुनिटीज बन सकता है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से हो सकता है पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी मिले, जॉब जल्दी मिल जाए, स्किल्स अच्छे सीखने को मिले, तो ये सब तो अपॉर्चुनिटीज हैं। पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसकी बात मैं ऊपर वाले पॉइंट में कर चुका हूं कि डेट क्राइसिस जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्योंकि अगर कर्जा ज्यादा रहेगा हमारी कंट्री के ऊपर, तो एक तो हमारी क्रेडिट वर्थिनेस खत्म होगी, है ना, कि भाई हम जो है वो पैसा उधार लेते हैं, फिर चुकाने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट का जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, उसका बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या बनेंगे हमारे फ्यूचर चैलेंजेस। अब क्या आता है हमारे पास 9th पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नमेंट डेट। भाई ग्लोबलाइजेशन का गवर्नमेंट डेट से क्या मतलब है, एक सिंपल सी बात है भाई, हम सब जानते हैं कि अब जो हमारी इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या हो चुकी है, ग्लोबलाइज हो चुकी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक कंट्री की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ हो रहा है तो उसका बाकी कंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे थोड़ा बहुत ही पड़े पर लेकिन पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको याद दिलाता हूं 2008 का .com बबल क्राइसिस। अगर मैं इस क्राइसिस की बात करूं तो यहाँ पे जितनी भी आईटी कंपनीज थी वो आईटी बोलो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो थी वो सबके सब जो है ऑलमोस्ट डूबने लग गई थी। तो ये इतना बड़ा क्राइसिस था यूएसए के अंदर, जिसने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इंपैक्ट किया था उस टाइम पे। यानी कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हो गई थी, लोगों की जॉब जाने लग गई थी, रिसेशन के अंदर आ गई थी। तो इन सबका इंपैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पूरी ऑल ओवर जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, ठीक है। जैसे कोविड-19, ठीक है, क्या वहां पे जो इकोनॉमी है किसी इकोनॉमी बची थी, नहीं, उसका इंपैक्ट जो है किसी में थोड़ा कम पड़ा, किसी में ज्यादा पड़ा, लेकिन इंपैक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पड़ा था कोविड-19 का भी।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नमेंट डेट। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो गवर्नमेंट को फिर से क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को वापस रिकवर करवाने के लिए। अब आता है 10th पॉइंट, यहाँ डिस्कस करते हैं और खत्म हो जाएगा हमारा 10th पॉइंट कंक्लूजन के साथ। कंक्लूजन क्या है वो समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट डेट इज अ मल्टीफेस्ड एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। तो जो गवर्नमेंट का डेट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है, व्हाइल एसेंशियल फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। यही नहीं, ये एक तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि बिना पैसों के जो गवर्नमेंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं दे पाएगी। तो अगर गवर्नमेंट को खर्चा करना है और गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा है तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा। एंड स्टिमुलेटिंग ग्रोथ करवाने में भी हेल्प करती है, जो बात कर चुका हूं। इट डिमांड्स केयरफुल मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पे इसकी डिमांड क्या होती है कि भाई डेट का मैनेजमेंट केयरफुल तरीके से होना चाहिए, वरना डेट जो है वो बहुत सारी परेशानी भी लेके आ सकता है। टू अवॉइड एडवर्स कंसिक्वेंसेस, ताकि इसके बुरे प्रभाव ना पड़े किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन लेवरेजिंग डेट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को ये भी पता होना चाहिए कि उसे किस तरीके से फिजिकल पॉलिसी यूज करनी है और कितना डेट जो है वो लेना है। एंड मेंटेनिंग फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ पे मेंटेन कराना चाहिए क्या, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि उधार इतना लो, ग्रोथ इतना करो जिसको हम सस्टेन कर पाए आज की जनरेशन के लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। यूं नहीं एकदम से उधार लिया, एकदम से इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी फालतू कर दी, लेकिन बाद में क्या देखने को मिले हमें, उसके एडवर्स इंपैक्ट, वो ग्रोथ भी नहीं बची और वो पैसा भी कर्जा चढ़ गया हमारे ऊपर। तो ऐसी चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो इस की टू नेविगेटिंग द इंट्रिकेट लैंडस्केप ऑफ गवर्नमेंट डेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम गवर्नमेंट डेट को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर नजर रख सकते हैं। एज इकोनॉमीज कंटिन्यू टू इवोल्व, हम सब जानते हैं तो इकोनॉमीज है वो लगातार इवोल्व कर रही है, यानी कि खासकर जब से चीजें ग्लोबलाइज हुई हैं, प्राइवेटाइज हुई है, इकोनॉमी जो है लगातार इवोल्व कर रही है। द अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट विल रिमेन पिवटल इन शेपिंग इकोनॉमिक डेस्टिनीज ऑफ नेशन। तो गवर्नमेंट का डेट मैनेज किया जाना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की डेस्टिनीज को डिसाइड करने में। मतलब कौन कंट्री डेट ले कोई दिक्कत नहीं है, कंट्री ग्रोथ करने के लिए डेट ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको मैनेज किया जाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक कंट्री की डेस्टिनी को डिसाइड करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक डेस्टिनी किस प्रकार की होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाकी चीजें मैं कवर कर चुका हूं। अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट रह गए जो हम डिस्कस करें चैप्टर के अंदर। मेन बात तो मैंने फिजिकल पॉलिसी की भी कर ली है और गवर्नमेंट डेट की भी कर ली है पिछली 2 वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार ले।